तो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी के और रेजिस्टिविटी तक का हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे हमारे पास जो रेजिस्टर्स रहते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वो हम सर्किट में कैसे कैसे जो है कनेक्ट कर सकेंगे या फिर किस किस फॉर्म में कनेक्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकेंगे और दूसरा पैरेलल में कनेक्ट कर सकेंगे। तो ये सीरीज और पैरेलल होता है क्या है या फिर कैसे कनेक्ट होता है, चलिए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है और वहां पर जो है सोर्स ऑफ करंट है। मान लीजिए हमारे पास सेल्स है या फिर बैटरी है। तो उस पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस रहेगा और पॉजिटिव से जो है करंट निकलेगा और वोल्टेज भी निकलेगा। तो अगर उसी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है ऐसी फॉर्म में हो कि एक के पीछे और एक लगाया जाए, अगर एक के पीछे और एक लगाया जाए, एक के पीछे और एक और इसके पीछे और एक लगाया जाए, यानी कि करंट का जो फ्लो करने का पथ हो या रोड हो वो सिर्फ एक ही है, यानी कि ऐसा कोई दूसरा रोड नहीं है कि करंट जो है इससे ना जाके वहां से भी चला जाए। ऐसी अगर कोई रोड ना हो, एक ही रोड हो और इसके एक के पीछे एक रेजिस्टेंस लगाया जाए तो उसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होते हैं तो वो एक सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए हमने जो है रेजिस्टेंस कुछ बल्ब, फ्रिज और कुछ टीवी लगा दिया, तो तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। तो हम उसको जो है नेम दे देते हैं रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, हैविंग 3 डिफरेंस रेजिस्टेंस टू ऑल द रेजिस्टर। ठीक है। तो हमारे पास जो करंट है उसका जाने का जो पथ है वो तीनों के लिए जो है सेम है, यानी कि R1 से भी I पास होगा, I करंट पास होगा, R2 से भी I करंट पास होगा और R3 से भी I करंट ही पास होगा, क्योंकि रोड जो है एक ही है और I करंट ही इधर से आके जो है आके माइनस में घुस जाएगा। तो आप शायद ये सोचेंगे कि मैं बार बार आई करंट ही क्यों बोल रहा हूँ। आपको ये बात जो है समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर सीरीज कनेक्शन हो तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो करंट रहता है वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए सेम रहता है और जो वोल्टेज रहेगा वो एवरी रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रोकेगा, जितना ज्यादा बाधा क्रिएट करेगा, वोल्टेज जो है वो इतना ज्यादा ही वर्क करेगा। तो एवरी रेजिस्टेंस के लिए, एवरी बाधा के लिए वर्क अलग अलग होगा। तो इसी वजह से वोल्टेज जो है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होगा इन सीरीज, और करंट जो है वो तीनों के लिए या फिर चारों के लिए या जितना रेजिस्टेंस हो एवरी रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में जो है सेम रहेगा। आप यहाँ पर वो लिख भी सकते हैं कि करंट remains same but voltage or potential difference must be different for each resistance। ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं तो आपको जो याद रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो सोर्स ऑफ करंट थे तो उससे जो वोल्टेज निकला है वो V निकला था। तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो V निकला था, लेकिन वहां जाके R1 के लिए वो जितना रोका था उसके लिए उतना ही जो वर्क करा था, इसीलिए उसमें जो है वोल्टेज अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R1 के लिए वोल्टेज अलग निकला था वो हमने V1 मान लिया। R2 के लिए जो वर्क करा था वो उसके लिए हमने वोल्टेज को V2 मान लिया और R3 के लिए V3। तो अगर हम वो जो अलग अलग वोल्टेज है उसको अगर हम सम कर दे तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा जो हमारे सोर्स ऑफ करंट से निकला था। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेज V
इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे करके हम कह सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ओम्स लॉ, जो कह रहा था कि जो वोल्टेज है वो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी V इक्वल आई आर के बराबर है। जो I जो है वो टोटल करंट हो जाएगा और R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमने इक्विवेलेंट लिख दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास जो वोल्टेजेस निकलेगा, तो वहां से हमारे जो क्या इंडिविजुअल वोल्टेजेस थे जो एवरी रेजिस्टेंस खर्च कर रहा था, तो V1 कहाँ खर्च हुआ था? R1 के लिए। तो हमारे पास जो V के लिए फॉर्मूला रहेगा IR, यहाँ पर I कांस्टेंट रहेगा लेकिन R था 1 के लिए, और वोल्टेज 2 के लिए I कांस्टेंट रहेगा बट रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस के लिए। वोल्टेज 2 सेकंड रेजिस्टेंस के लिए ही था, I कांस्टेंट था। और R3 के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो है IR3, ऐसे करके कुछ सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे I जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर हम I को कॉमन ले लें तो हमारे पास I R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आ जाएगा। तो I से I कैंसिल कर दे तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आएगा। यानी ये हम ऐसे कह सकते हैं, कि अगर हमारे पास सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हो, हम उसे एल्जेब्रिक सम करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जितने भी हो। हमारे यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस के एग्जांपल दिया था, तो इसीलिए R इक्विवेलेंट जो है टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल लिया है। अगर 4 होता तो R4 भी आ जाता, ऐसे करके कुछ सीन है। मान लीजिए हमारे पास अब जो है सीरीज में नहीं है, दूसरा जो सिस्टम है वहां पर है, जिसे हम कहते हैं पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है वो है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहता है वो एक के ऊपर एक के नीचे ऐसे रहता है जैसे उसके जो पथ है वो मोर देन 1 हो। करंट जाने के लिए जो पथ है या फिर वोल्टेज जाने के लिए जो पथ है वो मोर देन 1 है। करंट इससे नहीं जाके उससे भी जा सकते हैं। अगर उसका मन करे मैं वहां से नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या फिर रेजिस्टेंस कम है, तो वहां पे कम में जाएगा और दूसरे से मतलब ऐसे करके इंडिविजुअल हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास जो है करंट यहाँ से निकाल के आया है I, तो टोटल करंट यहाँ से जाके वहां पर जो रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, एवरी रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम और डिफरेंस हम वो नहीं जानते। मान लीजिए हमने डिफरेंट लिया है, एक बल्ब ले लिया है, एक रेफ्रिजरेटर ले लिया है, एक टीवी ले लिया है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है हमने अलग अलग मान लिया है। तो यहाँ से करंट जो निकलेगा वो R1 को भी करंट देना पड़ेगा, R2 को भी करंट देना पड़ेगा, R3 को भी करंट देना पड़ेगा, नहीं तो तीनों कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है यहाँ तक सेम आएगा और यहाँ आके जो है डिवाइड हो जाएगा, इसको भी करंट देगा, जो रेजिस्टेंस 1 के लिए I1 दे देगा, रेजिस्टेंस 2 के लिए I2 दे देगा और रेजिस्टेंस 3 के लिए I3 दे देगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, जब वो 3 अलग अलग रोड मिल गए हैं उसे, तो तीनों को जो है करंट दे के जो है उसे निकालना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो I1 निकला, यहाँ से जो I2 निकला, यहाँ से जो I3 निकला, वो जाके जहां पर फिर से कनेक्ट हो गया या फिर 3 जाके 1 हो गया है, यहाँ से फिर से जाके जो है टोटल I हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो I है टोटल I, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो है करंट जाके वहां से टोटल निकल जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक खेल आ जाएगा कि वोल्टेज का, यहाँ से जो टोटल वोल्टेज निकलेगा वो तो अब 3 अलग अलग का करंट डिवाइड हो जाएगा। तो अगर करंट ही डिवाइड हो जाए, अगर जिसको जितना करंट चाहिए वो पहले ही डिवाइड हो जाए, तो वोल्टेज का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। जो वोल्टेज है वह सबके लिए जो है सेम रहेगा, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी रह जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक करंट है वो डिवाइड हो गया है I1 में, I2 में और
I3 में अगर हम इसको सम कर दे तो टोटल जो करंट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था V इक्वल आई आर, इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो I हम V बाय आर निकाल के आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इस टोटल I को इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ लिखे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ V बाय आर करके। V हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज और R हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस का टोटल हम लिख देंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल करंट है I1, तो I1 था किसके लिए, R1 के लिए। तो हमारे पास जो यहाँ पर भी सेम वोल्टेज थी, या फिर हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जो I1 है इसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा था, R1, वी कैन राइट इट। और यहाँ पर I2 के लिए, यहाँ पर जो I2 था, I2 के लिए रेजिस्टेंस कौन सा था, R2। और यहाँ पर जो I3 है उसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा था, R3। तो यहाँ पर जो कॉमन है वोल्टेज, उसको अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। अगर यहाँ से कॉमन ले ले, तीनों से अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 रह जाएगा। V से V कैंसिल हो जाए तो यह R इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्स समेशन ऑफ दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ। आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं कैमरा घुमा देता हूँ। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको समझना पड़ेगा। जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में जो है हमारा वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट रहता है फॉर एवरी रेजिस्टेंस। बट सीरीज में क्या था, हमारे पास जो करंट था वो सेम था फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज जो है वो डिफरेंट था। ये आपको बात जो है समझना पड़ेगा कि पैरेलल में कौन डिफरेंट कौन सेम था और सीरीज में कौन डिफरेंट कौन सेम था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके हिसाब से पैरेलल कनेक्शन बेटर होगा या फिर सीरीज कनेक्शन बेटर होगा। तो आपको यहाँ पे जानना बेहतर है कि हमारे पास अगर सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस हो वो टोटल रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब एक रेजिस्टेंस वो ए है, दूसरा ये है, तीसरा यह है, तो टोटल को अगर हम रेजिस्टेंस को हम अगर एल्जेब्रिक सम करें तो वो टोटल रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस है, एक का 2 ओम और दूसरे का भी 2 ओम, ऐसे करके कुछ सीन है। एक का 2 ओम है और दूसरे का भी 2 ओम है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्कर्स थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक का 2 ओम है और दूसरे का भी 2 ओम है। अगर हम सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकाले तो हमारा जो है एल्जेब्रिक सम निकाल के आएगा, जो है R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 2 इक्वल 4 ओम। तो आप ये दे सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आया वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, R1 से भी ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है। लेकिन इसी को अगर हम पैरेलल में करें तो R इक्विवेलेंट जो निकाल के आएगा, सॉरी हमारे यहाँ 1 बाय R इक्विवेलेंट जो निकाल के आएगा वो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से ये इसके बराबर होगा। 1 बाय R1 मतलब हाफ, 1 बाय R2 मतलब हाफ, इट्स 1 बाय 2 मींस हाफ। तो इसको हम एलसीएम लेके जो है प्लस कर सकते हैं फ्रैक्शंस का। लेकिन हमारे पास एक मतलब
जो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर हाफ है, और आधे को प्लस कर दे तो एक के बराबर हो जाता है। अगर 1/r इक्विवेलेंट इज 1 हो तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल निकाल दे तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आल्सो 1 रह जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला वो 1 ओम निकाल के आया, जो एवरी रेजिस्टेंस से कम है, या फिर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो इसी वजह से जो है हम जो एवरी सर्किट के लिए पैरेलल कनेक्शन ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और सीरीज कनेक्शन में बहुत दिक्कतें आएगी और फिर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह जो क्वेश्चन है आपको बहुत इम्पोर्टेंटली एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको समझना तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये आपका था रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट में देख लेता हूँ आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? हम इलेक्ट्रिक पावर क्या कहेंगे, हम आपने कई बार पावर वर्ड सुना होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम ऐसे उसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो है एक सर्किट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया है। तो बहुत ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ गया है तो उसमें जो है वर्क डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वर्क डन बढ़ जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी मूव करो। तो जितना जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं अगर वोल्टेज बढ़ जाए और करंट भी बढ़ जाए, दोनों एक साथ बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो सर्किट में पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के भी है, वोल्टेज के साथ भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है करंट के साथ भी है। इसको अगर हम एक साथ लिखें, हम कुछ ऐसे लिखेंगे, जो पावर है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई के बराबर है। और ये जो पावर है इसका यूनिट निकाल के आएगा वोल्टेज, पावर का जो यूनिट है वो निकाल जाएगा वाट। इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका यूनिट रहेगा वाट, और इसको अगर यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट है इसको अगर ब्रेक डाउन करके यूनिट में लिखे तो वोल्टेज का पावर है वो यूनिट है वाट, और करंट का यूनिट है एम्पियर। तो आप कुछ वोल्ट एम्पियर करके जो है वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर को या इस पे क्यों लिखा, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है जो हमें नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जाएगा, या फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हीटिंग इफेक्ट है। मैं आपको समझा दूंगा कि हमने इसमें क्यों लिखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो वोल्टेज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम IR भी कर सकते हैं कि V इक्वल IR, और एक I पहले से भी था, यानी हम I² RB इसको कह सकते हैं। या फिर दूसरी तरह भी बहुत सारे जो है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो उसकी तरह से जो है हम फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के आएगा वो हो जाएगा हमारा हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर जो हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल कर आएगा वो हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? तो मान लीजिए हमारे पास जो है पावर थोड़ा सा बढ़ गया है एक सर्किट में। तो इतना पावर है जितना जो है एक वायर व एक सर्किट जो है सह सकता है। उसके जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी जितना है उतना ही पावर है, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। लेकिन अगर जितने टाइम में जितना पावर जाना हो, सेम टाइम में अगर पावर थोड़ा सा बढ़ जाए उससे ज़्यादा, तो हमारे सर्किट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने बीच बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा और क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास जो वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारे सर्किट में जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ चीज़ें डैमेज भी हो जाता है, वायर्स में आग भी लग जाता है। आग लगना मतलब क्या होता है, वो फायर हो जाता है या फिर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर यानी हीट हो जाता है।
तो हीटिंग इफेक्ट को हम क्या नॉर्मली हीटिंग इफेक्ट को एच से डिफाइन करा जाता है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास जो पावर है वो पर टाइम के अकॉर्डिंग अगर बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू PT। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो नथिंग बट वर्क डन, जिसका यूनिट निकाल के आएगा जूल। यूनिट निकाल के आएगा जूल। अगर हीटिंग इफेक्ट वर्क डन है तो वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, तो हीटिंग इफेक्ट कुछ एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट कभी कभी जो है वर्क डन या फिर हीटिंग इफेक्ट जूल में रहेगा, वर्क एज वर्क, या फिर जो हीटिंग इफेक्ट है वो कभी कभी एनर्जी की तरह भी परफॉर्म करेगा। और ये जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर में रहेगा। वो कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करें वो कुछ ऐसे हो जाएगा। वो पावर जो है हम VI लिख सकते थे, तो टाइम जो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये BIT है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक हीटिंग इफेक्ट है, इसका फॉर्मूला है PT। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर है इसका यूनिट था वाट, हमारे पास जो टाइम है इसका यूनिट है सेकंड, और हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट है इसका यूनिट है जूल। तो अगर हमारे पास जो पावर था उसका वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए हमने क्या करा, बहुत ज्यादा पावर यूज किया है, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो मतलब करंट यूज होने वाली फैक्ट्रीज रहते हैं, तो वहां पे वर्ड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी आप ये मान सकते हैं कि किलो टाइम्स बढ़ जाएगी। तो किलो टाइम्स में 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हम वर्ड से किलो टाइम्स बढ़ना मतलब जो है किलोवाट में चला जाएगा, दैट इज किलोवाट। और अगर टाइम जो है वो सेकंड से आवर में चला जाए, तो वो जो यूनिट निकाल के आएगा किलोवाट, वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। अगर हम जो है पावर जो है हमारे पास वाट में रहे, टाइम अगर सेकंड में रहे, तो हमें निकाल के आएगा यूनिट जूल में, जो वर्क डन रहेगा या फिर हीटिंग इफेक्ट। अगर हमारे पास जो पावर है वो किलोवाट में निकाल के आए और टाइम जो है आवर में निकाल के आए, तो हम जो आंसर निकालने वाले हैं वो एक एनर्जी रह जाएगा जिसका यूनिट किलोवाट आवर में रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक मेजर क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो आपको दिया जाएगा कि आप जो है हीटिंग इफेक्ट को या फिर वर्क डन को क्या करें, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करें, एनर्जी में कन्वर्ट करें। ऐसे करके कुछ जो है मेजर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक 1 किलोवाट आवर है, मतलब इतना एनर्जी है हमारे पास, तो इसको हमने कहा था ये जो है वो किलोवाट में है, इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वर्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोवाट को वर्ड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 1000 टाइम्स ऑफ वर्ड रह जाएगा। और अगर हम टाइम को यानी जो आवर रह जाएगा उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें आवर में, तो 60 into 60 रह जाएगा, तो 60 into 60 ये हो जाएगा सेकंड। तो इसी को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36 into 10 to the power 5 वाट आवर। तो ये जो है ये वाट सेकंड में आ गया है, जो जूल के बराबर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जूल के बराबर है। तो जूल मतलब हीटिंग इफेक्ट में आ गया है, एनर्जी से हीटिंग इफेक्ट में या फिर वर्क डन में आ गया है। तो इसको स्टैंडर्ड में आए तो जो पॉइंट है वो एक घर यहाँ पे आ जाता है, तो यानी 6 हो जाएगा। और वाट सेकंड को हम जूल में लिख सकते हैं, दैट इज 1 किलोवाट आवर कितने की बराबर है, 1.6 into 10 to the power 6 जूल से 6 जूल के बराबर है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों में आ जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट इतना ही आपको समझना होगा।
एक लास्ट टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जो बिलिंग के नाम से जाना जाता है। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिशियन आता है और हमारा जो बिल बना के जाता है, वो कैसे बनाते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं, इसका जो है क्वेश्चन हमारे में बहुत ज़्यादा जो है आ जाता है। बिलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बिलिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितना जो है हमने खर्च करा है, एनर्जी कितना खर्च करा है। तो हमें यहाँ पर एनर्जी को जानना पड़ेगा, और एनर्जी किस में रहेगा, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में रहेगा। यानी कि जो पावर है वो किलोवाट में रहना पड़ेगा, यानी कि किलो टाइम्स ऑफ वाट में रहना पड़ेगा, और टाइम जो है आवर में रहना पड़ेगा। और इसके साथ पर यूनिट में कितना कॉस्ट लग जाएगा वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ सीन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको जो है पढ़ना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इस बिलिंग के एक एग्जाम्पल दे देते हैं और यहाँ इस चैप्टर जो है यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 4 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। अगर हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जो पावर जनरेट करता है 400 ऑपरेट करता है 400 वाट, और उसको जो है डेली 8 आवर के बेसिस पे 30 डेज जो है कितना कॉस्ट लगेगा। अगर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 3 रुपीज। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो अगर हमारे पास टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ये टोटल टाइम नहीं है, हमारे पास जो है टोटल टाइम क्या रहेगा, 8 आवर पर डे, ऐसे करके 30 डेज के लिए हमें निकालना पड़ेगा। पूरे 1 महीने के लिए ये हो जाएगा 240 आवर, ये हो जाएगा टोटल टाइम। और हमारे पास जो पावर है, आपको जानना होगा, हमारे पास जो पावर है वो निकाल के आएगा किलोवाट आवर में। तो डिवाइडेड बाय अगर हम 1000 कर दे तो किलोवाट में कितना निकाल के आएगा, 0.4 निकाल के आएगा। तो अगर हम इसका बिलिंग करें तो हमारे पास जो एनर्जी है उससे हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और एनर्जी क्या निकाल के आएगा, PT इंटू कॉस्ट है 3 रुपीज। पावर रह जाएगा आपका 0.4 इंटू ये हो जाएगा 240 इंटू 3 रुपीज। दैट इज अगर 0 से हम इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 3 रुपीज। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 96 इंटू 3, डेट इज 96 इंटू 3। इसका जो आंसर हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 8, 1 in hand, and 9 3 जा 27, 28. That is the bill in rupees for 1 month। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे करके जो है हमें बिल्स निकालना पड़ता है। तो ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, और सारे जो है नोट्स के लिए आप मुझे DM कर दे, तो मैं क्या करूँगा, आपको DM में टोटल सब जो है PDF सेंड कर दूंगा। अगर लाइव क्लासेस चाहिए उसके लिए भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम एक्स्ट्रा सेपरेट क्लासेस में या फिर सेपरेट जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स आए, डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।